नमस्कार साथियों, आप सभी का नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम पॉलिटी के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन को कवर करेंगे। आज जो हम कवर करने वाले वो हैं आपके भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत और इससे लिए गए प्रावधान। कहने का मतलब है भारतीय संविधान में कौन सी चीजें किन किन देशों से ली गई हैं या उस देश के संविधान से प्रेरित हैं। इसके बाद में हम इसी वीडियो में संविधान के प्रमुख भाग देखेंगे, उसमें कौन कौन से किस भाग में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं और कौन सा भाग किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है। उसके बाद में हम अनुसूची भी कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए कि जो पॉलिटी होती है तो कह सकते हो पॉलिटी का हार्ट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बनता है तो वो यहीं से आ जाता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम भारतीय संविधान के स्रोत और इनसे लिए गए प्रावधान को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं अथवा प्रेरित है। तो मूल अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली है। फिर न्यायिक पुनरावलोकन, इसे इंग्लिश में हम ज्यूडिशरी रिव्यू बोलते हैं। ठीक है ना, तो कभी कभी हिंदी में ना देके वो इंग्लिश में भी पूछता है, हमें इसको ध्यान रखना है। फिर उपराष्ट्रपति का पद और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, इसको बोलते हैं महाभियोग। क्या बोलते हैं? महाभियोग बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको भी वर्ड को इसको ध्यान रखना है, आगे मैंने लिखा भी है। और उपराष्ट्रपति महाभियोग, कहने का मतलब जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है तो वो हमने अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान या कह सकते हो इंग्लैंड का संविधान। वहां से हमने कौन कौन सी चीजें ली हैं? संसदीय शासन विधि का शासन, तो ये जो संसदीय शासन है, ये जो व्यवस्था है वो हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर एकल नागरिकता, जो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है भारत में, तो वो हमने ब्रिटेन के संविधान से कॉपी किया है या कह सकते हो प्रेरित है वहां से। और जो है यूएसए के संविधान से हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि यूएसए में सिंगल जो सिटीजनशिप है उसका प्रोविजन नहीं है, वहां पे डबल सिटीजनशिप है। ठीक है, फिर मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है? जो संसद होती है तो उसे कुछ विशेष अधिकार दिए गए, तो वो हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। और द्विसदनवाद, द्विसदनवाद का मतलब है जो क्या है, जो हमारी संसद है ना, संसद है, क्या है? संसद है, तो वो द्विसदन है, क्योंकि एक उसका कौन सा है? लोकसभा है, और दूसरा कौन सा? राज्य सभा है। तो इसी को बोलते हैं, ये देखो दो चीजें हो गई ना, इसी को तो मिलके बनता है संसद। तो कैसा ये द्विसदनवाद है, तो ये चीज हमने कहां से ली है? तो ये चीज हमने ली है ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट देखिए, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या फिर जिन्हें हम डीपीएसपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी, डीपीएसपी भी जिन्हें हम बोलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो हमने ली है वो हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन होता है या जो मनोनयन होता है या जो नॉमिनेशन होता है, तो वो भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो संघीय व्यवस्था। कैसे ध्यान रखोगे भाई? कनाडा जो है क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है, तो उसका संघ जो है मजबूत है, और हमें भी भाई अपने देश का संघ जो है उसे मजबूत करना है। तो हमने किससे लिया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, तो ये भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, क्योंकि जो राज्यपाल होता है वो कोई राज्य का थोड़ी ना होता है, वो तो जो है आप समझ लीजिए राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति जो होता है उसका समझ लो उसको रिप्रेजेंट करता है राज्य में। ठीक है ना, तो वो केंद्र का हुआ राज्यपाल, ना कि राज्य का हुआ। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। कैसे ध्यान रखोगे, क्रिकेट आप खेलते हो या सुनते हो या क्रिकेट आपकी हॉबी होगी तो आपने देखा होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्रिकेट में हमेशा सूची जो लिस्ट निकलती है उस पे नंबर 1 पर ही रहती है, चाहे वो रियल में रहती हो या ना रहती हो। हमें बस लर्न करने के लिए ऐसा कुछ इमेज करना है ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना, ऐसा मान सकते हो। और रियल में ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है वो मजबूत है भी, ठीक है ना, क्योंकि वर्ल्ड कप अधिकतर उसने ही जीते हैं। 2023 वाला भी वर्ल्ड कप उसी ने जीता था। तो ये चीज क्लियर हुई। संसद की संयुक्त बैठक, जो संसद में संयुक्त बैठक होती है तो उसका प्रोविजन भी हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। नेक्स्ट है यूएसएसआर, इसे हम रूस भी बोल देते हैं। तो इसके संविधान से हमने क्या लिया है, मूल कर्तव्य, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है तो वो भी हमने रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली है। फिर ये न्याय, किस प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। जब हम भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ते हैं तो उसमें 3 प्रकार का जो न्याय है उसका वर्णन हमें मिलता है, सामाजिक, आर्थिक, न्याय। तो ये जो न्याय लिया गया है वो हमने रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रांस का संविधान, तो फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है भारत की तो वो हमने फ्रांस के संविधान से ली है। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता हमें दी गई है ना, तो वो हमने फ्रांस के संविधान से ली है। क्षमता और बंधुत्व के आदर्श, जो भाईचारा है या जो बंधुत्व है तो वो हमने कहां से लिया है, वो हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका, यहां से हमने लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये हमने दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। आपको पता होगा दक्षिण अफ्रीका की टीम भी, क्रिकेट टीम भी बढ़िया खेलती है, अच्छा खेलती है, लेकिन वो कभी भी जो है वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई, ये बिल्कुल भी रियल फैक्ट है। तो उसको उसके संविधान, उसको उसकी टीम में क्या करने की आवश्यकता, संशोधन करने की आवश्यकता है, कुछ चेंजमेंट करने की आवश्यकता है। ऐसा कुछ बना सकते हो, लिंक बना सकते हो अपने माइंड में ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में सेट हो जाए। फिर आगे देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो निर्वाचन पद्धति है तो वो भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। नेक्स्ट है जापान से हमने क्या क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो ये चीज है वो हमने जापान के संविधान से ली है। जर्मनी का संविधान, जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है, आपातकाल का प्रावधान। जो आपातकाल का प्रावधान है अनुच्छेद 352 के तहत तो वो हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आप कैसे ध्यान रखेंगे, आपको पता होगा जो दूसरा वर्ल्ड वार हुआ था, कौन सा, जो दूसरा वर्ल्ड वार हुआ था, है ना, तो ये लगभग में किसकी देन थी, ये समझ लीजिए हिटलर, जो हिटलर था जर्मनी का, उसकी समझ सकते हो आप देन थी। तो ध्यान रख सकते हो भाई, वर्ल्ड वार या कह सकते हो जो युद्ध है तो वो कहां शुरू हुआ, दूसरा जर्मनी में, इसीलिए जर्मनी में जो है आपातकाल लगाने की आवश्यकता वहां पे महसूस की गई, अर्थात ये चीज हमने जर्मनी के संविधान से ली है। भारत शासन अधिनियम 1935, यहां से हमने क्या लिया, राज्यपाल का कार्यकाल, जो राज्यपाल का कार्यकाल है वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935, ये जो अधिनियम है ये भारत का ही है, किसी दूसरे देश का नहीं है, तो यहां से हमने ये लिया। प्लस लोक सेवा, जो लोक सेवा आयोग है जिसे अब हम यूपीएससी बोलते हैं, जो भारत में बड़े एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जानी जाती है, भारत की केंद्रीय संस्था है, तो इसको हमने कहां से लिया है, तो इसको हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अब हम कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां, इंपॉर्टेंट हैं, अनुसूचियां हो चाहे भाग हो, ये हमारे एग्जाम में जो है एक एक करके पूछे जाते हैं। तो पहली अनुसूची देखते हैं। पहली अनुसूची में जो है वह संघ एवं उसके क्षेत्र, ये पहली अनुसूची हो और चाहे संविधान का पहला
भाग हो या पहला अनुच्छेद हो, तो उसमें यही चीज है, संघ एवं उसके राज्य या उसके क्षेत्र। क्या इतनी सी चीज क्लियर हुई? अगर इतनी सी चीज क्लियर हो गई तो अनुसूची 1 में क्या दिया है और अनुच्छेद 1 में और भाग 1 में क्या दिया गया है, सेम चीजें हैं तीनों, मतलब 3 फैक्ट्स आपके तैयार हो जाएंगे। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, जो अनुसूची 1 में है वही अनुच्छेद 1 में है और वही भाग 1 में है। ठीक है, अनुसूची 2 देखिए। अनुसूची 2 में क्या दिया गया? भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या जिसे हम उपराष्ट्रपति बोल सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो जो वर्तमान में आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है वही सभापति होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसके जो जज होते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम कैग बोल देते हैं, आदि के वेतन भत्ते एवं विशेष अधिकार के बारे में जो प्रोविजन किया गया है वो अनुसूची 2 में किया गया है। ये वाला नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 2 में पीएम, सीएम आदि के वेतन भत्ते और विशेष अधिकारों का वर्णन नहीं है। ये आपका अपवाद है, इसलिए आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे पूछ लेता है फिर बोलेगा किस अनुसूची में है, तो भैया इनका जो है दूसरी अनुसूची में वर्णन जो है नहीं है। फिर अनुसूची 3 में देखिए, कह रहा मंत्री हो, संसद के सदस्य हो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, राज्य विधानमंडल के सदस्य हो या फिर सदस्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो, जो आपका सुप्रीम कोर्ट होगा, कह रहा है कि उसका कोई भी न्यायाधीश हो, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिन्हें कैग बोलते हैं आदि की शपथ का वर्णन है। इतने लोग हैं, आपने इनकी वीडियो देखी होगी, अपॉइंटमेंट जब इनका किया जाता है तो ये जो है किसी न किसी कोई जो बड़ा पदाधिकारी होता है तो उसके समक्ष ये क्या करते हैं, ये शपथ लेते हैं, ओथ सेरेमनी लेते हैं। तो कह रहा है इनका जो वर्णन किया गया है कि भाई ये अधिकारी बनेंगे तो शपथ लेंगे, तो ये चीज किस अनुसूची में वर्णित है, तो बताओगे अनुसूची 3 में वर्णित है। एक नोट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन नहीं है। किसमें? अनुसूची 3 में नहीं है। क्या बात क्लियर हो रही है कि नहीं? कहने का मतलब है जितने ये चीजें हैं, ये नाम जो दिए गए हैं, इनकी शपथ का तो वर्णन अनुसूची 3 में है, लेकिन जो नोट में दिया गया है इनकी शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं है। ये कहने का मतलब है ये अपवाद है। ओके, चलिए आगे देखिए, अनुसूची 4 को पढ़ते हैं भाई। कह रहा है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होगा तो वो किस प्रकार से होगा, कितनी सीटें होंगी, तो वो हमारी अनुसूची 4 बताती है। नेक्स्ट है अनुसूची 5। अनुसूची 5 बताती है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में 10 राज्यों में। किन्हें, कौन कौन से ये राज्य हैं मैं बता दूंगा आपको। अभी पहले 6 वाली अनुसूची पढ़ लेते हैं, उसके बाद में, क्योंकि अगर हम ये पढ़ लेंगे तो आसान पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा कठिन पड़ेगा। अनुसूची 6 क्या कहती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो राज्य हैं, कह रहा आदि की जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जनजातियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। कह रहा इनके लिए जो ये राज्य हैं, इनमें जो जनजातियां पाई जाती हैं उनके लिए विशेष प्रोविजंस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, तो वो अनुसूची 6 के तहत करता है। और भी अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में लगभग में 10 राज्य हैं जहां क्या पाई जाती हैं आपकी, जहां जो है जनजातियां पाई जाती हैं। बस इन राज्यों को छोड़ दो, जैसे इसमें कौन कौन से आएंगे, आपका महाराष्ट्र आएगा, आपका जो है गुजरात आएगा, है ना, एमपी आएगा, आपका आंध्रा आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा। तो जहां भी जो है जनजातियां पाई जाती तो उनके प्रशासन के बारे में अनुसूची 5 बताती है। अनुसूची 6 केवल और केवल 4 राज्यों के बारे में ही बताती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनका नाम बिल्कुल भी आपको रटा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं अनुसूची 7 में कहा गया है संघ सूची। असल में जो अनुसूची 7 है तो उसमें जो सूचियां हैं वो दी गई हैं और 3 प्रकार की। संघ सूची
अनुसूची 7 में वर्णित है। कह रहा पहले इसमें 97 विषय थे लेकिन अब 100 हो गए हैं। कहने का मतलब है 3 विषय इसमें जो है और भी प्लस किए गए हैं, एड ऑन किए गए हैं, जोड़े गए हैं। राज्य सूची में पहले 66 थे, 61 हो गए। भाई यहां से 5 जो है वो माइनस कर दिए गए, 5 जो है माइनस किए गए, निकाल दिए गए और कहां डाल दिए गए? तो समवर्ती सूची में डाल दिए गए। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे लेकिन वर्तमान में कितने हो गए? 52 हो गए, क्योंकि 5 जो यहां से निकाले वो 5 समवर्ती सूची में डाल दिए। ठीक है, क्या बातें क्लियर हो रही हैं? अगर बातें क्लियर हो रही हैं, आपके समझ में भी आ रहा है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अनुसूची 8 देखिए, 8 में क्या कह रहा है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं मूल रूप से 14 थी। भाई सबको पता है जब मूल रूप से मतलब संविधान बना था तो उसमें 14 भाषाएं ही एड ऑन की गई थी, लेकिन अब कितनी है? अब 22 हैं। ठीक है ना, वर्तमान में कितनी है? 22 हैं। जैसे मैथिली है, कोंकणी है, संथाली है, बोडो है, डोंगरी है, ये सभी जोड़ी गई है। ठीक है ना। अनुसूची 10 में देखिए, अनुसूची 10 में कह रहा है दल बदल कानून को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा ऐड किया गया, जोड़ा गया। ये सारी की सारी अनुसूचियां, सारी की सारी जो यहां पे इंफॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर अनुसूची 11 देखिए, क्योंकि ये बाद में ऐड की गई ना। फिर अनुसूची 11 में क्या? इसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायत व्यवस्था को सम्मिलित किया गया। इसमें 29 विषय शामिल हैं। किसमें? जो पंचायत व्यवस्था है उसमें। कहने का मतलब पंचायत जो है वो 29 जो सब्जेक्ट होंगे, जो विषय होंगे, जो कार्य क्षेत्र होंगे, तो उसके 29 विषय पे वो जो है क्या करेगी? काम करेगी। ठीक है। अनुसूची 12 देखिए, इसमें इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों का वर्णन किया गया, जिसमें 18 विषय हैं। नगर पालिका में कितने हैं? 18 हैं। वही पंचायती व्यवस्था में कितने हैं? तो 29 विषय हैं। और साथ में किस संविधान संशोधन, तो ये भी ध्यान रखना है, और कब, और साथ में इसमें भी 74वें, और कब? 1992। ठीक है। अब हम देखते हैं, जो कि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, तो इसको या तो आप नोट डाउन कर ले, नहीं तो आप ध्यान पूर्वक वेरी अटेंशन के साथ में यहां पे पढ़ें, क्योंकि यहां से अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन एसएससी जीडी हो या कोई भी एग्जाम हो, अगर पॉलिटी उसमें आती है तो एक क्वेश्चन पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि यहां से आपके एग्जाम में पुटअप हो जाए। कह रहा भाग, क्या क्या हम पढ़ेंगे? भाग, और उस भाग में क्या चीज वर्णित है? प्रावधान, प्रोविजंस किसका है? फिर ये भाग किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? ओके, चलो इस तरफ हम आ जाते हैं ताकि दिख जाए प्रॉपरली, है ना? दिख रहा है ना? ठीक है, देखिए भाई, कह रहा है भाग 1। भाग 1 में क्या है? अभी मैंने बताया था जस्ट, जो अनुसूची 1 में है वही भाग 1 में है। संघ एवं उसके क्षेत्र, ये भाग 1 में है। और ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2, इसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया है। 5 प्रकार से भारत की कोई भी व्यक्ति नागरिकता ले सकता है और 3 प्रकार से भारत की नागरिकता को छोड़ा जा सकता है। नागरिकता का जो प्रोविजन है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक का है। भाग 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार से संबंध रखता है और इसी भाग को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसी भाग को, जो अनुच्छेद 32 है इस भाग का, हमारे जो संविधान निर्माता है श्री डॉक्टर जो अंबेडकर जी हैं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जो अनुच्छेद 32 है वो भारत की संविधान की आत्मा और हृदय है। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, तो ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 12 से 35 तक आपके मूल अधिकार हैं। पहले 7 थे लेकिन अब 6 हैं। एक हमारा मूल अधिकार रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया। हालांकि अधिकार वो भी है लेकिन मूल अधिकार आपका नहीं है। ठीक है,
फिर भाग 4 देखिए, भाग 4 में क्या है, नीति निदेशक तत्व या जिन्हें हम इंग्लिश में डीपीएसपी भी बोलते हैं, इन्हें हम दूसरी भाषा में राज्य की ड्यूटीज बोल सकते हैं, राज्य के कर्तव्य बोल सकते हैं। ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है, मतलब इनका जो प्रावधान है वो 36 से 51 तक किया गया है। आगे भाग 4A, इसमें हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज हैं, जो अनुच्छेद 51A में दी गई हैं, ये पहले नहीं थी। पहले का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब नहीं थी, लेकिन इन्हें बाद में जो है संशोधन करके लाया गया। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट को पढ़ते हैं ताकि चीजें और हमारी क्लियर हो सके। नोट में है यह का मतलब क्या है, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य 10 जोड़े गए। कितने जोड़े गए भाई? 10 जोड़े गए थे। ये रूस से प्रेरित हैं, मतलब रूस के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में 11 जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो 11 है, क्योंकि पहले 10 थी, एक जोड़ी गई। कब जोड़ी गई तो आइए आगे पढ़ते हैं। 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा संबंधी जो है वो 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के माध्यम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। ठीक है, तो मूल कर्तव्य से संबंध में जो भी चीजें हैं सब क्लियर हो चुकी हैं। भाग 5 में जो संघ है, जो केंद्र सरकार है, तो उसके बारे में बताया गया भाग 5 में, और ये अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। भाग 6 में देखिए, भाग 6 में कह रहा है कि भाई पहले संघ के बारे में बात कर ली है, अब किसके बारे में बात करेंगे? राज्य के बारे में बात करेंगे। तो जो राज्य का प्रोविजन है वो भाग 6 में है, और अनुच्छेद 152 से 237 तक ये डायरेक्टली भी आता है। अगर अनुच्छेद आपको डायरेक्टली नहीं भी आपके एग्जाम में आते, लेकिन ये काम बहुत ज्यादा करेंगे। आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा कि भाई अगर मान लो राज्यपाल का किसी अनुच्छेद पूछा है और वहां पे ऑप्शन ऐसे दिए हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हो राज्य का वर्णन 152 से 237 तक है, तो राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद होगा तो वो भी 152 से 237 के बीच ही होगा, क्योंकि जो राज्यपाल है वो राज्य का होता है, राज्य से संबंध रखता है वो। ठीक है ना, राज्य में अपनी सेवा देता है। फिर भाग 6 हो गया था। अब भाग 7 हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए मैंने स्किप किया है। भाग 8 इंपॉर्टेंट है। इसमें जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, जिन्हें हम यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, ब्रैकेट में यूटी मैंने लिख भी रखा है, तो इनका वर्णन करता है भाग 8, और अनुच्छेद 239 से 242 तक जो है वो किसके बारे में? तो वो आपका यूटी, जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, उनके बारे में वर्णन करता है। और कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि जो दिल्ली है, तो दिल्ली को विशेष यूटी का दर्जा दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत? तो 239A के तहत ऐसा जो है किया गया है, क्योंकि दिल्ली हमारी क्या है? हमारे भारत देश की कैपिटल है। नेक्स्ट भाग कितना है? भाग 9, इसमें पंचायत का वर्णन किया गया है, और भाग 9 जो है 243 से 243O, ये O है, 0 नहीं है, नहीं तो 2430 बता दो, फिर बोलोगे इतने तो अनुच्छेद है ही नहीं, है ना, ये O है। 243 से 243O तक जो है वो वर्णन मिलता है पंचायत का। ठीक है, अब यहाँ पे नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 9 को साल 1992 में संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए पंचायत को संवैधानिक दर्जा जोड़ा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसका जो संविधान संशोधन है ना, वो बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो है संविधान में भाग 9 था ही नहीं, था, लेकिन जो पंचायती व्यवस्था थी उसको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसको स्ट्रॉन्ग किया गया, तो वो किसके तहत किया गया? 1992 में और 73वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है ना, याद रखोगे, बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाग 9 आपका। फिर ये देखिए भाग 9A। अब यहाँ पे बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ा लेता हूं ताकि सारी चीजें दिख रही हैं। यहां पे बहुत केयरफुली आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो भाग 9 है,
अरे क्या हो गया भाई, भाग 9 है, फिर भाग 9A है, फिर भाग 9B है। कहने का मतलब है 9 में काफी प्रोविजन किए गए, ठीक है ना। तो अब अगर इन्हें आप सही से नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये तो हम पढ़ चुके। अब 9A में देखो क्या, जो नगर पालिका, मतलब पहले तो भाई पंचायत जो है गांव लेवल पे होती है, तो उसके बारे में हमने बात कर ली। फिर अब हम कहां जाएंगे, नगर पालिका शहरों में होती है। तो छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं ना, जैसे मान लो तहसील टाइप का कस्बा हो, तो वहां पे नगर पालिका होती है। उसका वर्णन किसमें किया गया, तो उसका वर्णन किया गया भाग 9A में, और अनुच्छेद 243P से 243Z तक। टेक्स्ट नोट 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, इसको भाग 9A को उसके बारे में बता रहा है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जैसे हमने ऊपर जो है पंचायती व्यवस्था को ऐसा किया था उसके साथ में, ऐसा ही हम नगर पालिका के साथ में कर रहे हैं। यह 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। जो ये आपका अधिनियम बनाया गया, ये 1 जून 1993 से प्रभावी हो गया, कहने का मतलब लागू हो गया। फिर भाग 9B पढ़िए, इसमें सहकारी जो समितियां होती हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया, और अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक। इसमें नोट है, यह भाग संविधान संशोधन 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जोड़ा गया था। इस भाग में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये भी भैया संवैधानिक दर्जा इन्हें भी दिया गया, संवैधानिक दर्जा इन्हें भी दिया गया, और संवैधानिक दर्जा आपकी जो पंचायत है उसको भी दिया गया। आगे भाग 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। जो हमारे देश में जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं, तो उनके बारे में प्रावधान जो है अलग से किया गया, ताकि ऐसे क्षेत्रों का डेवलपमेंट हो सके, वो अपनी संस्कृति को बनाए रखें। अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244A तक। ओके, कुछ और बच्चे हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए 10 हो गया ना। 11 भाग 11 में क्या कहा गया, संघ राज्य संबंध। जो संघ राज्य का संबंध है कि जैसे ट्रेड को लेके हो गया या और कोई डिस्प्यूट को लेके हो गया, तो वो भाग 11 में बताया गया है, अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक। फिर अनुच्छेद भाग 12, अनुच्छेद नहीं भाग 12, इसमें वित्त संपत्ति इत्यादि आदि का उपबंध किया गया, और ये अनुच्छेद 264 से 300A तक है। भाग 13, इसमें क्या बताया गया, व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में इसमें बताया गया, अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक। फिर भाग 14 में क्या बताया गया, संघ राज्य के अधीन सेवाएं। संघ राज्य के अधीन सेवाएं, तो ये 308 से 323, ये इधर वाले अनुच्छेद हैं। मैं बार बार उसी चीज को क्यों रिपीट करूं, है ना। फिर भाग ये कौन सा, ये भाग 14A। जैसे भाग ये 14 है, ये भाग 14A। इसमें ट्रिब्यूनल, जिन्हें ये इंग्लिश में है ट्रिब्यूनल, हिंदी में बोलते हैं इसे अधिकरण। क्या बोलते हैं, अधिकरण, ठीक है ना। तो इनका वर्णन किसमें मिलता है, भाग 14A में मिलता है। और अनुच्छेद पूछे तो वो साइड में लिखा हुआ है, 323A से 323B तक। नोट है, 1976 में संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए जोड़ा गया। कौन सा, जो 14A वाला है ये। फिर अनुच्छेद कौन सा है ये भाई, 15। ये जो चुनाव, खाली चुनाव लिख दिया भाई, चुनाव जो आयोग होता है या जिसे हम निर्वाचन आयोग कहते हैं, उसका प्रावधान भाग 15 में है, और अनुच्छेद 324 से 329 तक है। फिर भाग 17, इसमें क्या है, भाषा का वर्णन किया गया है। और अभी भाषा हम पर अनुसूची हमने कौन सी पढ़ी थी भाषा से संबंधित, तो 8वीं थी। कौन सी थी, 8वीं थी। लेकिन यहां पे भाग कौन सा है, तो भाग है आपका 17वां, और अनुच्छेद 343 से 351 तक। फिर भाग है आपका 18वां, कौन सा है, 18वां। इसमें है आपात उपबंध के बारे में बताया गया है, 352 से 360 तक। 3 प्रकार के भारत में आपातकाल लगते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 में वर्णित है,
फिर अनुच्छेद 356 जिसे हम राज्य का आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल कहते हैं। फिर एक है अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं। फिर अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, हम अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, और अनुच्छेद 368। सो फ्रेंड्स, ये मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप जिसे कवर कर लोगे तो लगभग में एक क्वेश्चन तो पक्का ही आपका जो है क्लियर हो जाएगा। वीडियो फ्रेंड पसंद आई हो तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।